तो जय हिंद साथियों, मैं अनुभव ठाकुर स्वागत करता हूं आपका अड्डा 247 जीकेपीडिया पे। तो जैसा कि आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कुछ जरूरी बातें जो मैं आपसे करूंगा और आपको मुझे बतानी है। मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपको कल बोल दूं कि एक ऐसा मैच देखते हैं जिसमें कोई बाउंड्रीज ना हो, कोई एम्पायर ना हो, तो आपको कैसा लगेगा? कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि कोई कुछ भी कर रहा हो, कोई कितने भी छक्के मार रहा हो, कोई कितने भी चौके मार रहा हो, कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही जब एक छोटा सा गेम बिना रूल्स के नहीं चल सकता है, तो हमारा इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी कंट्री, वो बिना कॉन्स्टिट्यूशन के या बिना रूल्स के कैसे चलेगी? तो सिंपल सी बात ये समझनी है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होता है। क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना आगे देखेंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और किस बेसिस पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगर बात करते हैं, अ कॉन्स्टिट्यूशन लेज आउट आइडियल्स फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ अ कंट्रीज एस्पायरेशन। तो इसका यह मतलब होता है कि एक कंट्री किस प्रकार की है, किस टाइप की है, पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट की क्या पावर है, प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर है, सिटीजन्स के क्या राइट्स हैं, ठीक, क्या रूल्स हैं, ये सब एक कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट ऑल कंट्रीज विद कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। तो इतनी सी बात इसमें समझनी है कि जितनी भी हमारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन तो होता है, पर यह जरूरी नहीं है कि जितनों के पास भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जितनी भी ऐसी कंट्रीज जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक है। अगर मैं इसके बात पे आपसे एक छोटी सी बात कह दूं, छोटी सी बात क्या कहनी है आपको कि अगर मैं इसकी बात पे आपको बोल दूं नॉर्थ कोरिया, क्या बोल दूं? नॉर्थ कोरिया। तो सिंपल सी बात यह है कि नॉर्थ कोरिया के पास अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन तो है, बट इट डजंट मीन कि वो डेमोक्रेटिक भी है। क्यों? वहां के लोगों के ऊपर टोटल कंट्रोल रखती है वहां की जो गवर्नमेंट है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से हमने क्या सीखा कि मीनिंग एंड ओरिजिन कहां से। सीधी सी बात, मीनिंग तो मैं बता ही चुका हूं भाई, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो सीधी सी बात नहीं समझने, किसी भी देश के बारे में आपको अगर पढ़ना है कि कौन सा देश किस प्रकार का है, किस टाइप का है, तो कुछ नहीं, आप उसका कॉन्स्टिट्यूशन उठा के पढ़ लो, आप जान जाओगे कि आप किस देश में और कौन से देश में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या उसकी बाउंड्रीज है, क्या उसके सिटीजन राइट्स है। ठीक है, तो अब ये पढ़ते हैं कि ये क्या है, मीनिंग एंड ओरिजिन। तो अगर बात की जाए कि इसका मीनिंग और ओरिजिन, मतलब ओरिजिन कहां से हुआ, रिटन, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा हाथ से लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? भारत का। ठीक, तो अगर हैंड रिटन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सब इसकी जो ओरिजिन है वो कहां से हुई है? यूएसए से। कब हुई है? 1787। कब हुई है? 1787। ठीक, 1787 में यूएसए में हुआ है। क्यों? अब उससे पहले क्यों नहीं हुआ? अब बच्चे पूछेंगे सर इससे पहले क्यों नहीं? इससे पहले भी तो हो सकता था। क्यों इससे पहले? इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि इससे पहले ये खुद इस पे, मतलब यूएसए पे खुद ब्रिटेन सरकार राज करती थी। और यूएसए का अगर इंडिपेंडेंस आपसे पूछ लिया जाए, यूएसए का इंडिपेंडेंस पूछ लिया जाए तो 1776 में इसको आजादी मिल गई थी यूएसए को। और यूएसए को आजाद किसने किया? तो सीधी सी बात, यूएसए को अगर आजाद किया तो किया किंग जॉर्ज थर्ड। किंग जॉर्ज थर्ड, ये कौन था? ये 13th ब्रिटेन का मतलब कर्नल था, लास्ट इसी नहीं मतलब यूएसए पे राज किया था। ठीक है, और इसी नहीं उसको वो किया था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, पीछे ही पढ़ना है। तो इंडिपेंडेंस मैं आपको बता चुका हूं कब, 1787 में यूएसए ने अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। और इंडिपेंडेंस ऑफ यूएसए 4 जुलाई 1776। तो भाई अगर आपको याद करना है तो ऐसे याद कर लो कि पहले इंडिपेंडेंस हुई और उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बना। पहले इंडिपेंडेंस हुई, बाद में उसके कॉन्स्टिट्यूशन बना। चलो, इट आउटलाइन द प्राइमरी रूल्स एंड फ्रेमवर्क ऑफ द नेशन। अब वही बात इसने फिर से कह दी कि इसका यही मतलब है कि ये एक देश किस प्रकार का है, उसका फ्रेमवर्क बताता है, टोटल उसका प्रॉपर फ्रेमवर्क बताता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड, इस पे तो हम बात कर चुके हैं। हाँ, तो अभी तक हमने क्या चीजें सीखी कि हमारा जो देश है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है सेट ऑफ रूल्स।
सेट ऑफ रूल्स, समझ रहे हो, सेट ऑफ रूल्स। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं हम नेचर एंड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की, मतलब हमारे जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कैसा नेचर है, कैसा नेचर है, कुछ नहीं, इतना समझना है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर हमारा जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है उस पे मतलब कोई अमेंडमेंट हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या फिर जो भी कर दिया है वो एक पत्थर की लकीर हो गई है, मतलब जैसा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है वैसा ही रहेगा जीवन भर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं आपको बता देता हूं कि जब भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात आएगी तो उसमें क्या होगा कि उसका कुछ पार्ट फ्लेक्सिबल है और कुछ पार्ट रिजिड है। रिजिड मतलब स्टबर्न, मतलब कि मतलब जो चेंज नहीं हो सकता, आप सिंपल सी भाषा में समझ लो, जो चेंज नहीं हो सकता है। तो क्या समझना है कि इसमें अगर मैं बात करता हूं पार्टली, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते लिटिल लिटिल, अगर मैं बात करता हूं तो पार्टली रिजिड और पार्टली फ्लेक्सिबल, पार्टली रिजिड और पार्टली फ्लेक्सिबल, मतलब इसमें कुछ संशोधन किए जा सकते, कुछ अमेंडमेंट किए जा सकते और कुछ अमेंडमेंट नहीं किए जा सकते, इसका साफ सीधा ये मतलब है। ठीक है, अब बात करते हैं कम्युनिस्ट एंड टोटलिटेरियन। तो इसका क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि हर जगह जैसे अपने भारत में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? लोकतंत्र, जहां के लोकतंत्र हो, जहां के लोग लोकतंत्र हो। ठीक है, तो देख लो टोटलिटेरियन का मतलब होता है एक ऐसी सरकार जहां के लोगों पर पूरा कंट्रोल किसका होगा? एक सरकार का होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से फिर वही अपने किम जोन उन, कौन है ये है नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर रखा है, मैंने तो ऐसा भी पढ़ा है कि मतलब नॉर्थ कोरिया में जितने भी घर है ना उनके पास अगर किम जोन की फोटो, मतलब उनके घर में अगर किम जोन या उनके फादर की फोटो ना हो ना तो वो देशद्रोही कहलाते हैं। ठीक है, ऐसा भी फैक्ट है एक। तो इसलिए टोटलिटेरियन ऐसी सरकार होती है जहां पे कंट्रोल सिटीजन्स के ऊपर किसका हो? किसका हो? किम जोन उनका, मतलब किम जोन उनका नहीं, सॉरी, जो प्रेसिडेंट है वहां का। ठीक है, गवर्नमेंट है वहां पे। ठीक है, और कम्युनिस्ट क्या होता है? कम्युनिस्ट होता है गवर्नमेंट कंट्रोल्स रिसोर्सेज एंड सिटीजन्स, मतलब वहां के जो रिसोर्सेज है वो कौन कंट्रोल करता है? वहां के जो सिटीजन्स है। ठीक है, जैसे चाइना, चाइना मैंने एग्जांपल में दे, तो आपको बिल्कुल भी ना प्रॉब्लम लेनी, प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके भाई ने, आपके साथी ने, आपके दोस्त ने एक ऐसा पीडीएफ आपके लिए रेडी कर दिया है जिसमें आपको थ्योरी पोर्शन तो पढ़ना ही नहीं है, ज्यादा फालतू का थ्योरी पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि थ्योरी पढ़ के दिमाग चटक जाता है, बिल्कुल चटक ही जाता है बिल्कुल। तो इससे बढ़िया मैंने ये सारी चीजें आपकी पॉइंट वाइज कर दी हैं, ताकि पॉइंट में, क्योंकि मैंने भी ऑब्जर्व किया कि पॉइंट में कोई भी चीज होगी ना तो हम लोग को इजीली समझ में आ जाती है। इसलिए फालतू ग्रंथ नहीं पढ़ना है, पॉइंट पढ़ो, पास हो जाओ, करना ही क्या है। चलो आगे देख लो अब हाँ, ओलिगार्चिक क्या होता है? ओलिगार्चिक ऐसी गवर्नमेंट होती है गवर्न बाय फ्यू, मतलब कम लोगों के द्वारा जो सरकार होती है, इसमें बहुत सारे लोग नहीं होते। जैसे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं ना, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं होते, कम लोग होते हैं। जैसे अगर बात की जाए एग्जाम्पल की तो रशिया आ जाता है एग्जाम्पल में। कौन आ जाता है? रशिया वाले भैया आ जाते हैं। वो वाली रशिया नहीं, वो रशिया वाले भैया, क्या यार। चलो, मोनार्किक, अगर बात करते हैं मोनार्किक, मोनार्किक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? मोनार्किक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होती है जहां पे कोई राजा या कोई रानी रूल कर रहे हो, मतलब राजा मरेगा तो उसका बेटा रूल करेगा, या अगर उसका बेटा नहीं तो चाचा का लड़का कोई करेगा, मतलब विधायक वाली बात है कि चाचा विधायक है। तो वहां पे समझ लो कि अगर बात करते हैं ब्रिटेन की, यूके की, तो वहां पे मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है। और एक तरीके से देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया में भी चलती है। अगर किसकी मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो कौन आ जाएगा? यूके। यूके जीरो राइडर को मत समझ लेना, जो आज के जेनजीज है वो यूके जीरो 7 राइडर वाले भैया को समझ लो, ऐसा नहीं है, वो यूके यूके यूनाइटेड किंगडम वाला बता रहा हूं मैं। ठीक है, चलो, तो समझ गए ना मोनार्किक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नॉर्थ कोरिया भी है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया पे एक सिंगल इंसान तो कर रहा है भाई, किंग जोन उनसे उससे उससे पहले उनका फादर रूल कर रहा था वहां पे। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नॉर्थ कोरिया क्योंकि ये वाली क्या कहते हैं, टोटलिटेरियन भी है और साथ में आपके क्या है, साथ में मोनार्किक फॉर्म भी है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिमांड। तो सबसे सीधी बात, कुछ नहीं समझना है, कुछ भी नहीं, सीधी सी बात रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अगर प्रस्ताव सबसे पहले रखा था तो किसने रखा था? एम एन रॉय भैया जी ने रखा था। एम एन रॉय भैया जी। एम एन रॉय को अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो एम एन रॉय आप ऐसे याद कर सकते हो, कैसे? मेकिंग नेशन,
क्या करना है, मेकिंग नेशन रॉय, ठीक है। इन्होंने ही सबसे पहला प्रस्ताव रखा था कि भारत के पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए और उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन हो वो भारत के लोगों के द्वारा बनना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए एमएन रॉय जी ने ये पहले रखा था। तो इसका ये सब याद नहीं रखना, दो ही चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ दो ही चीज याद रखनी है। नाम, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला प्रस्ताव किसने रखा था, नाम याद होना चाहिए और ईयर याद होना चाहिए। तो नाम तो हमने पढ़ लिया भैया, एमएन रॉय भैया जी, एमएन रॉय भैया, ठीक है। और अगर साल की बात कर ले, ईयर की बात कर ले, तो कौन, 1934, 1934 में इन्होंने पहला प्रस्ताव रखा था, ठीक है। इन्होंने 94 में सिर्फ प्रस्ताव रखा था, ठीक, कि हाँ भारत के पास भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जिसके द्वारा हम कॉन्स्टिट्यूशन बना पाए और कॉन्स्टिट्यूशन भारत के लोगों के हिसाब से बनेगा, ठीक है। अब अगर दूसरी बात करते हैं किसकी, बी आर अम्बेडकर जी याद आ रहे हैं, सॉरी। तो द इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसकी ऑफिशियली डिमांड रखी, ऑफिशियली, कि 1935 में, वो भी कब रखी, 1935 में रखी थी, कि भारत के पास सच में अब एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हम बातों विवादों में नहीं आने वाले, हमें सच में कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए अब की बार। समझ में आ रहा है भैया, नहीं करोगे तो अभी बवाल हो जाएगा। तो फिर अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर अगर ये सब इतने सारे वो रखे थे, पर इससे भी पहले एक चीज हुई थी, मैंने सर पढ़ा है। हाँ पता है भाई, पता है, मेरे को याद है। क्या, नेहरू रिपोर्ट। क्या आई थी, नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में। तो अगर नेहरू रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, तो नेहरू रिपोर्ट क्यों आई थी, नेहरू रिपोर्ट इस वजह से आई थी, जब 1927 में अरे वो लोग आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, तो उन लोगों ने ना एक छोटी सी बात ये कह दी थी कि नहीं भारत पे हमारी सरकार चलेगा। पर उस टाइम फिर नेहरू रिपोर्ट को इस वजह से किया गया क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये कह दिया था कि भारत में कई प्रकार के रिलीजियंस हैं, मतलब कई टाइप के रिलीजियस लोग रहते हैं, तो उनके सम्मेलन से अगर कोई एक सरकार या उन लोग की बात विवाद मान के कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना ले तो बना के दिखाओ। तो नेहरू जी ने एक ड्राफ्ट क्लियर कर दिया, क्या लिखा है, अर्ली कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट चेयर्ड बाय मोतीलाल नेहरू। तो उन लोगों ने एक क्या कर दिया, नेहरू रिपोर्ट नाम से एक ड्राफ्ट डाल दिया, पर ये कैंसिल हो गया था। ये वाला जो ड्राफ्ट है ये कैंसिल क्यों हो गया था, क्योंकि जो मोहम्मद अली जिन्ना, एक सेकेंड इसको पहले देख लेते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि कौन सी पार्टी से थे, एमएल, मिलीलेटर वाला नहीं, मुस्लिम लीग वाला, ठीक है, मुस्लिम लीग वाला। तो मुस्लिम लीग के जो संचालक थे मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने तरह तरह के बात विवाद क्रिएट करके ये कि मतलब कुछ चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही, आईएनसी के अकॉर्डिंग। आईएनसी अगर जब भी मैं बोल दूं आईएनसी का क्या मतलब है, अगर मैं बोल दूं तो कंफ्यूज नहीं होना, आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस है, आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस समझना है, फालतू को दिमाग नहीं लगाना है। तो इनको ये लगा कि यार मेरे अकॉर्डिंग कुछ हो ही नहीं रहा है, कांग्रेस ही घुसी जा रही है, तो इनके बात विवाद के चक्कर में ये वाला जो नेहरू रिपोर्ट था वो कैंसिल हो गया था, ठीक है। इसलिए फिर ये आया, फिर कांग्रेस और ब्रिटिश ऑफर। हाँ, जब फिर भारत का हमारा बनने लग गया, क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनने लग गया, बात सामने आ गई कि यार भारत भी अब आज़ादी मांग रही है, अब तो आज़ाद करना ही पड़ेगा। ब्रिटिश सरकार समझ गई कि अब तो कुछ ना कुछ लोचा करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले कांग्रेस डिमांडेड पूर्ण स्वराज। जो कांग्रेस थी उन्होंने पूर्ण स्वराज की डिमांड करी थी, ये अपने दिमाग में डाल लेना। पूर्ण स्वराज दिन अगर पूछा जाए तो 1930 में, 1930 में, ठीक। और कब, 26 जैन। ये क्या होता है, ये पूर्ण स्वराज दिन होता है, ठीक है, ये पूर्ण स्वराज दिन होता है, तो ये याद रखना है। तो आपको इतनी सी बात समझनी है कि जो कांग्रेस थी वो पूर्ण स्वराज मांग रही थी। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है पूरे तरीके से स्वराज, मतलब पूरे तरीके से इंडिपेंडेंस मांग रही थी, पर जो ब्रिटिश था उन्होंने जितने भी हमारे लोग के सामने ऑफर दिए थे वो कौन से ऑफर थे, वो डोमिनियन स्टेटस वाले थे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है, अगर मैं बात कर लूं, आगे देख लेते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं, इस वाली स्लाइड को क्लियर करते हैं फिर देते हैं। ब्रिटिशर्स ऑफर डोमिनियन स्टेटस, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब तुम खुद राज कर सकते हो, पर किसके नीचे, ब्रिटिश सरकार के नीचे। तुम्हें जो करना है तुम अपने रूल्स बनाओ, पर तुम किसके नीचे रहोगे, तुम अभी भी ब्रिटिश सरकार के नीचे ही रहोगे। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो इसीलिए जो कांग्रेस थी उनकी साफ बात थी कि मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए, मुझे नहीं चाहिए डोमिनेंट स्टेटस। ऐसे ही जेएल नेहरू जी ने एक बात कही थी, डोमिनियन स्टेटस इज डेड एज डोर नेल, ठीक, मतलब डोमिनेंट स्टेटस वाली जो सरकार है वो बिल्कुल मरी हुई सरकार की तरह हमें दे रहे हो तुम, ठीक है। तो इस वजह से ये सी सबसे
अच्छी बात याद, हाँ ये लिखा तो है इसमें, पीपीटी में भी तो लिखा है। ये सबसे आसान सीधे सीधे पूछता है एसएससी में, सीधे एसएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है कभी कभी। ये बोल देता है डोमिनियन स्टेटस इज डेड एज डोरनल। ये किसने बोला था? ये अभी स्टेनो के ही पेपर में आया था लास्ट ईयर, चेक कर लेना, ठीक है। हाँ, इसी वजह से, मतलब साफ साफ उसी, मैंने सीधी भाषा में लिख रखा है, इसी वजह से जो ब्रिटिश के प्लान्स थे वो कैंसिल हो गए थे, क्योंकि जो कांग्रेस थी वो क्या मांग रही थी? पूर्ण स्वराज, और जो ब्रिटिशर्स थे वो हमें डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करवा रहे थे, तो वो नहीं चाहिए था अपन को, ठीक है। चलो ये पढ़ लिया, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं ऑगस्ट ऑफर और क्रिप्स प्रपोजल की। तो ऑगस्ट ऑफर कब आया था? ऑगस्ट ऑफर आया था 1940 में। कब आया था? 1940 में आया था, और इसको कौन लेके आया था? लॉर्ड लिलिंथ को। कौन लेके आया था? लॉर्ड लिलिंथ को। इन्होंने भी क्या प्रपोजल दिया था कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। कब देंगे? वर्ल्ड वॉर 2 के अंतर्गत, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2। अब बात की जाए, अगर वर्ल्ड वॉर की बात आ ही रही है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि वर्ल्ड वॉर होता क्या है, सॉरी कब था, वर्ल्ड वॉर कब था, कब स्टार्ट हुआ था? बस निकल गई वह। अगर ये चैप्टर ढंग से पढ़ा होता तो आज इसके लिए तुम्हें शर्मिंदा ना होना पड़ता। सॉरी गाइज, चलो आगे देखते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड वॉर सेकंड कब हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था 1939 में स्टार्ट हो गया था, ठीक। और मैं पूछूं खत्म कब हुआ था, तो 1939 से 1940 तक, 1945 तक, 1945 तक, 1945 तक चला था, ठीक है। फिर आया क्रिप्स प्रपोजल। कौन आया? क्रिप्स प्रपोजल। इसको कौन लेके आया? स्टैफोर्ड क्रिप्स। कब लेके आए? 1942 में। इन्होंने भी सेम बात कही कि हम आपको डोमिनेंट स्टेटस प्रोवाइड करवा रहे हैं, कृपया ले लीजिए। पर नहीं, हमें तो नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। वी डोंट वांट डोमिनेंट स्टेटस बिकॉज डोमिनियन स्टेटस इज डेड एज डोरनेल। ओके, चलो। तो वही बात है, बोथ फेल टू सेटिस्फाई इंडियन डिमांड, मतलब इंडियन की डिमांड्स को ये चीज फॉलो नहीं कर रही थी, इस वजह से दोनों चीज कैंसिल हो गई। दोनों ये जो ऑफर आए थे ये कैंसिल हो गए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं इसी भौकाली कॉन्सेप्ट्स के साथ। फिर आया वेवल प्लान एंड कैबिनेट मिशन प्लान। अब ये जो वेवल प्लान आया, वेवल प्लान का क्या मतलब है? वेवल प्लान, पहली बात तो इसकी डेट याद रखनी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन सबकी डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब आप एक बार को ना खाना भूल जाना, पर ये मत बोलना कि पॉलिटी में किस चीज की कौन सी डेट है, ठीक है। हर चीज भूल जाना, पर ये मत बोलना बाबू को नंबर भूल जाना, पर ये मत बोलना कि इसका डेट कौन सा है, ठीक है। तो ये याद रखो, 1945 में आया था आपका वेवल प्लान। क्या आया था? वेवल प्लान आया था। फिर इसका क्या मतलब था? इसने ये बोला था कि वेवल प्लान को हिंदू मुस्लिम दोनों की बात से रख के एक वेवल प्लान, उन्होंने भी डोमिनेंट स्टेटस ही दिया था कि इन लोग को साथ बैठा के दोनों की मिला के एक सरकार बना देते हैं। पर ये भी कैंसिल हो गया था, क्योंकि आईएनसी की अपनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अपनी अलग डिमांड्स थी, और मुस्लिम लीग के जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उनकी अपनी अलग डिमांड्स थी। इस वजह से ये भी कैंसिल हो गया था। अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। क्या आता है कैबिनेट मिशन प्लान? तो कैबिनेट मिशन प्लान, सबसे पहली बात इसका डेट याद कर लो, तुरंत मेरे कमेंट में फेंक के मार दो तुरंत। 1946। क्या आएगा? 1946 में आया कैबिनेट मिशन प्लान। और इसको कौन लेके आए? इसको लेके आए सीआईडी के एसीपी प्रद्युमन, नहीं एसीपी प्रद्युमन नहीं, सिर्फ एसीपी लेके आए। कौन लेके आया? सिर्फ और सिर्फ एसीपी। याद करने की ट्रिक है, एसीपी मतलब कि ए से अलेक्जेंडर, ठीक, सी से क्रिप्स, और पी से पैथिक, ठीक है। ना मानो तो देख लो भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग खुद देखो, ट्रस्ट होना चाहिए भाई के ऊपर है, ठीक है साथियों। देखते हैं फिर। तो कैबिनेट मिशन प्लान में आए हमारे एसीपी, मतलब कि एवी अलेक्जेंडर, सी से स्टैफर्ड क्रिप्स, और पी से पैथिक लॉरेंस, ठीक। तो इन लोग आए और इन्हीं लोगों ने कैबिनेट मिशन प्लान बनाया, और इसी के अंतर्गत सिर्फ यही एकमात्र ऐसा प्लान था ब्रिटिशर्स के द्वारा जो भारत ने एक्सेप्ट किया था, जो कि मुस्लिम लीग ने भी माना, और जो कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी माना, ठीक है। चलो भाई आगे देख लेते हैं अब थोड़ा सा लिटिल असेंबली फॉर्मेशन। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि जब हमारी असेंबली फॉर्म हुई, सबसे पहले जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई, तो उसमें कितने लोग थे? सबसे पहली बात आ जाएगी कि कितने लोग थे? 389। कितने लोग थे? 389, जिसमें से आपके
296 मेंबर किसके थे? इलेक्टेड मेंबर्स थे, जो कि ब्रिटिश इंडिया से थे। 296 ब्रिटिश इंडिया से थे। और 93 कौन से थे? नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर कौन से थे? जो इलेक्टेड नहीं थे। ये कौन से थे? प्रिंसली स्टेट से थे। अब लोग पूछेंगे कि सर प्रिंसली स्टेट क्या होता है? प्रिंसली स्टेट होता है जब ब्रिटिश मतलब भारत पे राज करने आई थी ना, तो उससे पहले जो लोगों के वहां पे मतलब भारत पे छोटे छोटे टुकड़ों पे लोगों के कब्जे बसे हुए थे, जैसे मुगल्स के, तुगलक्स के, तो उन लोगों ने बोला आपको अपना राज करना, अपना राज करिए, मुझे मेरी धरती पे ही रहना है। तो प्रिंसली स्टेट के लोग वो हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही काम करते थे, अंतर्गत, उनके ही अंतर्गत काम करते थे। ठीक है, तो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे कितने? 93 थे। अब ये बात समझनी है, 296 में सीधी सी बात, अगर आपसे क्वेश्चन सीधे पूछ ले कि 11 प्रोविंसेस स्टेट से कौन थे, कितने लोग थे, तो आपका आंसर क्या होगा? 292 लोग। कितने? यहीं पे लिख दो नीचे, सामने समझ में आता रहेगा। 292। ठीक, तो 292 जो लोग थे वो 11 प्रोविंस से थे, मतलब 11 प्रोविंस से थे। और जो बचे हुए 4 थे वो क्या? चीफ कमिश्नर प्रोविंस से थे। ठीक, चीफ कमिश्नर प्रोविंस से थे। अब बात करते हैं इलेक्शन एंड इंटरिम गवर्नमेंट। तो अगर इलेक्शन की बात कर लीजिए तो सीधी सी बात है कि उस टाइम पे इतना ज्यादा कंपटीशन था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो इलेक्शन का रेशियो था ना, किसका? कंपटीशन था। जो एक सीट पे कितने लोगों का कंपटीशन है, तो ये समझ लो 1 मिलियन लोग पे एक सीट मिल रही थी, मतलब 10 लाख लोगों पे 1 मिलियन, कितने लोगों पे? 1 मिलियन। 1 मिलियन इज इक्वल टू 1 सीट। ठीक है, समझ रहे हो? 1 सीट। अब इसमें जो मेथड ऑफ इलेक्शन था वो क्या था? इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे। क्या हुए थे? इनडायरेक्ट इलेक्शन। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट था, मतलब ऐसा एक वोट जो आप दूसरे के ट्रांसफर भी कर सकते हो। ठीक है, तो सीधी सी बात आपको यह समझनी है कि अब लोग पूछेंगे कि इंटरिम गवर्नमेंट क्या होती है ना भाई? ये भी तो जरूरी है, इंटरिम गवर्नमेंट क्या होती है? तो इंटरिम गवर्नमेंट वो सरकार होती है कि भाई अब 1947 में देश तो आजाद हो ही गया था। ठीक, अब देश को चलाने के लिए ब्रिटिश भी नहीं थे और सरकार भी नहीं थी कोई, तो देश चलेगा कैसे? तो इंटरिम गवर्नमेंट, सीधी सी बात आपको समझनी है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, तुम्हारा साथी, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई समझा रहा है क्या, कि इंटरिम गवर्नमेंट वो सरकार होती है कि जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है तब तक जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोग हैं वही सरकार चलाएंगे। ठीक है, समझ गए? इसके अलावा कोई बात, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो इंटरिम गवर्नमेंट समझ में आ गया। अब जुलाई अगस्त तक तो हमारा इलेक्शन चला, फिर उसके बाद रिजल्ट आया, तो रिजल्ट में हम लोग को कांग्रेस को कितनी सीट मिली? कांग्रेस को 208 सीट मिली। और 73 सीट किसको मिली? मुस्लिम लीग को। ये सबसे, ये नंबर से याद कर लो, ये नंबर से याद करने ही है, अपने दिमाग में बैठा लो। कांग्रेस को 208 सीट और मुस्लिम लीग को 15 सीट्स, और आपका ये इंडिपेंडेंस को कितने? 15 सीट्स। 73 सीट्स किसको? मुस्लिम लीग को। ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट वही बता दिया। इंटरिम गवर्नमेंट में जो नेहरू जी थे उनको क्या मिला? यूनियन और एक्सटर्नल अफेयर्स, याद कर लेना। ठीक है, और प्रसाद जी को, सॉरी पटेल जी को क्या मिला? सॉरी फॉर दैट, सरदार पटेल जी, उनको क्या मिला? होम अफेयर्स। और प्रसाद जी को क्या मिला? एग्रीकल्चर वाली जो कमेटी थी वो उनको मिल गई। ठीक है, चलो, तो बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। चलो, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एंड कमेटीज। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है? उद्देश्य प्रस्ताव, पहले बात तो इसका डेट याद करो, सबसे पहले इसका डेट याद कर लो। तो इसका डेट क्या है? 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था कि हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी होना चाहिए। अब यही, अब सिंपल सी बात आप ये याद रखना कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था ना, उसी के ही आधार पे हमारा प्रेम्बल बना हुआ है। प्रेम्बल अभी तो हम नहीं पढ़ पाएंगे इस क्लास में, हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रेम्बल पढ़ेंगे, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि प्रेम्बल में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्यों था। ठीक, क्योंकि इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ही जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन नेहरू जी ने साफ साफ बोल दिया था कि हमारा जो देश होगा सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये सब कीवर्ड्स होने चाहिए। तो इसी से ही, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही प्रेम्बल हमारा बना हुआ है। ठीक है, तो सीधी बात, कब लॉन्च हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था। और ये माना कब गया था? ये माना गया था आपका, मतलब ये पूरा कब हो गया था, मतलब इसकी जो डिमांड थी वो एक्सेप्ट कर ली गई थी। कब एक्सेप्ट कर ली गई थी? 22 जनवरी
22 जनवरी 1947, ठीक है, 22 जनवरी 1947। अब इसमें जो कमिटीज फॉर्म्ड हुई थी, सीधी बात याद रखनी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो कमिटीज फॉर्म्ड हुई थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन सी, 8 मेजर कमिटीज हुई थी और 13 माइनर कमिटीज हुई थी। 8 मेजर कमिटीज हुई थी, 8 माइनर, सॉरी 8 मेजर और 13 माइनर। तो सीधी से आपको इतनी बात समझनी है, इसमें सारी कमिटीज पेपर में नहीं आती हैं, डोंट वरी, 13 नहीं याद करनी पड़ेंगी, डोंट वरी, तुम्हारा भाई ऐसा सिस्टम दे देगा, ऐसा सिस्टम दे देगा, अभी भाई को दिल फेंक के मारोगे, ठीक है। तो 8 मेजर कमेटीज और 13 माइनर कमेटीज में जो यूनियन और स्टेट की कमेटीज थी, जो यूनियन और स्टेट और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, वो किसको मिल गई थी, वो नेहरू जी को मिल गई थी, अपने नेहरू जी को मिल गई थी। और प्रोविंशियल कमेटीज किसको मिल गई थी, वो सरदार पटेल जी को मिल गई थी, ठीक है। और प्रसाद जी को क्या मिल दिया गया था, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद क्या थे, क्या थे, क्या थे, परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ, जब भी प्रसाद जी की बात आएगी, किसकी, राजेंद्र प्रसाद जी की बात आएगी, तो राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट चेयरमैन, ठीक है। और ये हमारे भारत के पहले प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है। तो इनको स्टीयरिंग संभालने को मिल गया था। तो याद करने का सीधा तरीका है ना कि जो हमारे देश का प्रेसिडेंट है, जाहिर हमारे लिए अच्छा वही होगा ना कि हमारे देश की स्टीयरिंग वही संभाले, है ना। तो स्टीयरिंग कमेटी किसको मिल गई थी, प्रसाद जी को, ठीक है। चलो अब बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। अरे भैया इसके तो हर कोई फैन है, ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में कौन नहीं जानना चाहता है, मेरी तरह आप भी जानना चाहते हैं। चलो तो अगर बात की जाए ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी हमारी आ गई थी कब, 29 अगस्त 1947। और इसमें कितने लोग थे, इसमें 7 लोग थे, बी आर अम्बेडकर जी को जोड़ के। इसमें से 2 ऐसे लोग थे जो रिप्लेस हो गए थे, रिप्लेस कर दिए गए थे क्योंकि उनकी सडन डेथ हो गई थी, ठीक है, इस वजह से। तो देख लो भाई, टोटल मेंबर्स आते हैं इसके, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो हमारे बी आर अम्बेडकर जी थे, ठीक, जिनको हम लोग दिल से सल्यूट करते हैं, ठीक है। तो और भी इसमें जो लोग थे वो कौन थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी, ठीक है, के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी और हमारे मोहम्मद सादुल्ला, ये लोग थे, ठीक। बाद बाकी अब ये 2 लोग हैं, ये रिप्लेस हुए थे, एन माधव राव एंड टी टी कृष्णाचारी, ठीक है। चलो इसमें एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने लायक है नहीं। चलो ड्राफ्ट टाइमलाइन एंड रीडिंग। पहली बात आपको ये समझना है क्या, कि ड्राफ्ट की जो टाइमलाइन थी वो कितनी थी। फर्स्ट ड्राफ्ट जो हमारा था वो 21 फरवरी से लेके कब तक चला, 21 फरवरी से लेके नवंबर तक चला था, हाँ, फेब से लेके नवंबर तक चला था। तो आपको बस क्या याद रखना, मंथ याद रखना है, फेब से लेके नवंबर, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 9 महीने। मतलब टोटल जो हमारी वो टाइमिंग चली थी किसकी, ड्राफ्ट की टाइमलाइन, रीडिंग की जो टाइमलाइन थी वो कितने, 9 महीने की थी, ठीक है। 8 महीने दे रखा है, हाँ, तो नवंबर नहीं गिना होगा फिर, हाँ नवंबर नहीं गिना होगा तो 8 महीने हो गए, ठीक है। हाँ 4 नवंबर है स्टार्टिंग का, ये तो अक्टूबर तक ही गिनो ना फिर, 4 नवंबर है, ठीक है, नवंबर तक चला था तो अक्टूबर तक ही गिनेंगे, ठीक है। फाइनल ड्राफ्ट उनके किसके द्वारा, बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा कर दिया गया था। अब आप बात की जाती है कि इसमें टोटल हियरिंग कितनी हुई थी, अगर ये इतने दिन तक चला तो इसकी टोटल हियरिंग कितनी हुई थी, 11 सेशन हुए थे। कितने सेशन हुए थे, 11 सेशन, 11 सेशंस, जो कि कितने दिन तक चले थे, वो चले थे हमारे 165 दिन तक, 165 डेज। बात बाकी तो आपका सब लिखा ही हुआ है ना इसमें, मैं कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी लिखवा रहा हूँ, बस जो मुझे लगता है कि इस पीपीटी में नहीं है वो मैं आपको एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ। बात बाकी डरने की कोई चीज नहीं है, तुम्हारे भाई ने ग्रंथ नहीं लिखा, ऐसी चीजें लिखी है, की पॉइंट्स में लिखी है बिल्कुल, कि आपके दिमाग में तुरंत घुस जाए, ठीक है। चलो तो फर्स्ट रीडिंग 5 दिन की चली थी, नवंबर 48 तक, ठीक है। और थर्ड रीडिंग जो हमारी थी वो 26 नवंबर 1949, ठीक है। चलो भाई अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट सेशन। टोटल सेशन जो थे वही मैंने पढ़ा तो दिया ये कि 11 सेशन थे, कितने दिन के लिए, 165 दिन के लिए। ये स्टार लगा लो इसके आगे, तो स्टार कम से कम 2 4 5 6 10 20 जितने लगा पाओ उतने लगा लो, ठीक है। तो ये एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो रीडिंग्स हुई थी वो कितने सेशंस में हुई थी, 11 सेशन में हुई थी। वो 11 सेशन कितने दिन के थे, 165 दिन के थे। अब कोई ये मत कहने लगने कि 165 दिन लगातार चले थे, 165 दिन लगातार दिन नहीं चले थे, जैसे आज 5 दिन हो गई, फिर कल 10 दिन हो गई, मतलब सॉरी कल नहीं, फिर अगले महीने 10 दिन की हो गई, फिर एक ही दिन हुई, ऐसे करके 165 दिन तक चली थी पूरी, ठीक है। अब बजट की बात कर ली जाए कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने का बजट था वो कितना था, कितना था, 64 लैक्स, 64 लैक्स, ठीक है।
अब बात की जाए कि इसको बनने में समय कितना लगा था, कितना समय लगा था, कुछ नहीं, सीधी सी बात याद रखनी है, 3 साल पूरे होने में बस 12 दिन कम थे, 3 साल पूरे होने में बस 12 दिन कम थे। ठीक है, तो कितने दिन, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 3 साल पूरे होने में सिर्फ 12 या 13 दिन कम थे। ठीक है, 26 नवंबर 1949 इस दिन क्या हुआ था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनके तैयार हो गया था और अडॉप्ट हो गया था, अडॉप्ट हो गया था इस दिन। अब कुछ बच्चे बोले सर अडॉप्ट का मतलब एनफोर्स होता है, पागल गधे, ऐसा नहीं होता है, सॉरी दोस्त। हाँ, तो ऐसा नहीं होता है। 1949 26 नवंबर को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बन के तैयार हो गया था और अडॉप्ट हो गया था। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बन के एनफोर्स हो गया था, एनफोर्स हो गया था मतलब लागू हो गया था। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि इसी ही दिन मतलब 26 भाई, जब 26 नवंबर को बन गया था तो 26 दिन नवंबर के दिन हम लोग एनफोर्स भी तो कर सकते थे, पर नहीं, ऐसा नहीं है, जरूरी ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने ये सोचा कि कितने दिन बचे हुए हैं, 2 महीने और बचे हुए हैं, पूर्ण स्वराज दिन जिस दिन था उसी दिन करेंगे। पूर्ण स्वराज दिन, पूर्ण स्वराज डे किस दिन था, मैंने अभी बताया था ना पीछे कि कब था, 26 जनवरी। ठीक, तो 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज डे था, इस वजह से इन लोगों ने 2 महीने और वेट करके क्या किया, पूर्ण स्वराज डे के दिन इसको एनफोर्स कर दिया। ठीक है, लिखा भी हुआ है पीपीटी में, आपको कोई वैसे एक्स्ट्रा बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, फंक्शंस ऑफ असेंबली। अब फंक्शन क्या था, फंक्शन क्या है, इट एक्टेड एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग बॉडी एंड द फर्स्ट पार्लियामेंट। मतलब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने क्या फंक्शन किया, और उसने ये फंक्शन किया कि जो भारत का पार्लियामेंट है, ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो उसने भारत के पहले पार्लियामेंट जैसा काम किया। भाई पार्लियामेंट में भी तो यही सब डिसीजंस होते हैं कि देश में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ठीक, इसीलिए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यही फंक्शन किया कि भारत का पहला पार्लियामेंट बन के दिखाया। ठीक है, अब फर्स्ट स्पीकर ऑफ लॉ मेकिंग बॉडी, जीवी मावलंकर कह रहे हैं। अब ये थोड़ा सा फैंसी सा बोल दिया यहाँ पे, तो क्या बोल दिया, लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ मेकिंग बॉडी। बोला तो वैसे बिल्कुल सही है, पर हमारा कर्तव्य है इसको थोड़ा सा लिटिल लिटिल सही कर देना। लिटिल लिटिल का मतलब, इसको अगर आप एग्जाम में आ जाए कि फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, अगर क्वेश्चन आ जाए फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, क्योंकि जनरली एग्जाम में यही आता है, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, लॉ मेकिंग नहीं आता है। ठीक, तो फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा आ जाएगा, तब भी जीवी मावलंकर होगा, कंफ्यूज मत हो जाना कि अरे सर ने तो बनाया था लॉ मेकिंग, तो ये तो नहीं हो ही नहीं सकता जी, पता चले जीवी मावलंकर को छोड़ के सब तुम टिक लगाए हो, गलत। ठीक है, अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग। अगर नेशनल फ्लैग की बात करते हैं तो सबसे पहले बात तो नेशनल फ्लैग बनाया किसने, पिंगाली वेंकैया। किसने बनाया था, एक्स्ट्रा स्लाइड है अपने पास, चलो नहीं है यहीं पे देख लो, पिंगाली वेंकैया। मैं सिर्फ पिंगाली लिख दे रहा हूं, पिंगोली वेंकैया। ठीक है, पिंगोली वेंकैया, इन्होंने हमारा नेशनल फ्लैग डिजाइन किया था। और हमारा जो ये था ये अडॉप्ट कब किया गया था, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 9, बहुत जल्दी देख रहे हो कब अडॉप्ट किया, बस कुछ ही दिन बाकी थे भाई, क्या कर रहे हो, कुछ ही दिन बाकी थे देश आजाद होने में, उससे पहले हम लोग का नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हुआ। ठीक है, चलो, अडॉप्टेड नेशनल एंथम। अब नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग की जब भी बात आएगी तो आपको बस इतना याद रखना है कि जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था उसके 2 दिन पहले हम लोगों ने नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया था। ठीक है, कब, 24 जनवरी, 24 जनवरी को हम लोगों ने किया था। चलिए, हाँ, अब यहाँ पे असेंबली का जो क्या आ जाता है, सिंबल आ जाता है। असेंबली का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सिंबल आया वो क्या आया, एलिफेंट, एलिफेंट। ठीक, और चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे, चीफ ड्राफ्ट्समैन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे वो थे एस एन मुखर्जी। ठीक, अब एस एन मुखर्जी और एच सी मुखर्जी में आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। देखो भाई, एस एन मुखर्जी और एस सी मुखर्जी में आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत हो ना। यहां अगर मैं लिख दूं एच सी मुखर्जी, तो एस सी मुखर्जी क्या थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट थे। क्या थे, ये थे वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक, ठीक, ये थे वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे उसके। ठीक है, तो एस एन मुखर्जी और एस सी मुखर्जी में कोई भी आपको दिक्कत नहीं लेनी है। ठीक, अब परमानेंट प्रेसिडेंट मैं अभी बता चुका हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा हमारे टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। ये किस दिन बने थे,
9, हाँ किस दिन, 9 तारीख को, और सॉरी हाँ 9 दिसंबर, 9 दिसंबर को ये हमारे बने थे। 9 दिसंबर, ठीक। ये मतलब राजेंद्र प्रसाद जी नहीं, सच्चिदानंद सिन्हा, यहाँ पे लिख दो सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक। तो जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो 9 दिसंबर 1946, ठीक, कब 1946 को ये हमारे टेम्पररी प्रेसिडेंट बने थे, ठीक। टेम्पररी प्रेसिडेंट लिख लो भाई नीचे, टेम्प, ठीक, टेम्पररी प्रेसिडेंट बने थे। और इसी के जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर को जो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे वो हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट बन गए थे, ठीक है। अब कितने लोग, मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन साइन हुआ है तो उसमें कितने लोगों के साइन थे, 284, सामने सामने दिख रहा है यार, 284 लोगों, मतलब 284 लोगों ने साइन किए थे, जिसमें कि 15 वुमेन्स थी। कितनी, 15 वुमेन्स है। एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन कि कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा साइन हुआ है तो उसमें कितनी महिलाएं थी, कितनी महिलाएं थी, तो सीधा आंसर 15 महिलाएं थी। कितनी, 15 महिलाएं थी, ठीक। प्रोमिनेंट वुमेन जो बहुत ही फेमस, प्रोमिनेंट भाई जो एसएससी के बच्चे हैं उनको तो इंग्लिश अच्छे से आती है, और प्रोमिनेंट जो है वो एसएससी का फेवरेट वर्ड है। प्रोमिनेंट मतलब फेमस, वेल नोन, ठीक है। तो फेमस जो प्रोमिनेंट वुमेन थी वो थी राजकुमारी अमृत कौर, ये हमारे देश की फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी। और अगर बात करते हैं सुचिता कृपलानी, ये भी मिनिस्टर थी यूपी से, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्विक रिवीजन, थोड़ा सा लिटिल क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि अभी तक मैंने आपको ऊपर से नीचे जितना लेख पढ़ाया है हम उसका एक बहुत ही विस्तार में चीजें कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग कल को ऑफिसर्स बनने वाले हो, और ऑफिसर्स अगर बनना है तो बड़ी चीज़ों को छोटा करना पड़ेगा, है ना, तभी तो, है ना, बड़ा आदमी बनने के लिए बड़ी चीज़ों को छोटा करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने एक लाइन पढ़ी थी कहीं पे, और उसका मतलब था एजुकेशन इज द की, एजुकेशन इज द की टू अनलॉकिंग द वर्ल्ड एंड अ पासपोर्ट टू फ्रीडम, ठीक है। चलिए, तो इसको अपने दिमाग में याद रखना है कि एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल। चले, ड्राफ्टिंग हेडेड बाय, जो ड्राफ्टिंग थी वो तो सबको ही पता है किसने, बी.आर. अंबेडकर जी ने ली थी, और इसको कितने दिन लगे थे, 2 साल 11 महीने 18 दिन। क्विक रिवीजन है ये, जल्दी जल्दी सब लोग मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, सब लोग मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, सब मेरे भाई बंधु, मेरे दोस्त, मेरे साथी। फॉर्म्ड अंडर कैबिनेट मिनिस्टर प्लान, किसके, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो किसके अंतर्गत बना था, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था। इसको कौन लेके आया था, एसीपी लेके आया था, ठीक है। डिमांडेड, इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो पहली डिमांड थी वो किसने रखी थी, एम.एन. रॉय ने रखी थी। कब रखी थी, 1934 में रखी थी, 1934 में रखी थी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने दिया था, नेहरू जी ने दिया था। कब दिया था, 13 दिसंबर को दिया था, ठीक है। चलिए, हाँ, अब यहां कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप इसका आंसर देखो मेरे को। हु प्रपोज द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अभी पढ़ा हम लोगों ने, एम.एन. रॉय जी, एम.एन. रॉय जी, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू विच प्लान, किसके प्लान, भाई अगस्त तो कैंसिल हो गया था, क्रिप्स भी कैंसिल हो गया, वेवल भी कैंसिल हो गया था, कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। चलो, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, सबको पता है, हमारे अंबेडकर जी, ठीक। जेएल नेहरू जी की अगर कभी बात आएगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई पूछे कि महात्मा गांधी क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट थे, तो नहीं, महात्मा गांधी जी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट थे ही नहीं, ठीक। तो सबसे कुछ लोग होते हैं ना, जब आंसर आए तो कहो महात्मा गांधी को लगाए हैं, पर ऐसा नहीं करना है। महात्मा गांधी जो हमारे थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट नहीं थे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हाउ मच टाइम डिड इट टेक, तो कितने, 3 साल में 12 दिन कम, 2 दिसंबर 2 साल 11 महीने 18 दिन, पहला आंसर, ठीक है। हाँ बेटा देख रहा हूं, तो मैं लग रहा है सब सारे करा दूंगा, सारे तो नहीं कराऊंगा, ठीक है। सारे अब जितने मैंने दे दिए हैं अभी तक, 4 तक करा दिए, अभी 6 क्वेश्चन और बाकी हैं, इसके आंसर मेरे को चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सारे आंसर चाहिए मुझे। तो आशा करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही भौकाली कॉन्सेप्ट के लिए सब्सक्राइब, लाइक एंड फॉलो जरूर करें। थैंक यू।